जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द पारस गुप्ते शो में। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं सारणी आमला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे जी। नमस्कार। पंडागरे सर एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही लोकप्रिय विधायक भी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो। धन्यवाद गुप्ते जी। सर सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने शॉर्ट पीरियड में अपना कीमती समय हमें दिया जी। सर सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये जर्नी रही, आप तो एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं बैतूल के, तो डॉक्टर से लेकर के आपके एमएलए बनने तक का सर जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? मेरा जो डॉक्टर बनने के पहले का सफ़र रहा था वो शायद ज़्यादा मुश्किल रहा था। डॉक्टर बनने के बाद राजनेता बनना उतना मुश्किल काम नहीं रहा। मेरा जो जन्म है वो बैतूल जिले के ही ग्राम ससुंदरा जो आमला ब्लॉक में आता है वहाँ पे हुआ था। फादर जो थे 5 इयर्स में के जब हम लोग थे तब एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद मम्मी के साथ हम लोग वापस ससुंदरा पहुँच गए। 5 साल तक जो था एजुकेशन वहीं पे हुआ। उसके बाद मम्मी की नौकरी लगी, अनुकंपा नियुक्ति हुई तो हम लोग बैतूल शिफ्ट हो गए। मम्मी क्लर्क थी, 4 भाई बहन थे, तो तब का जो सफ़र था वो थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन बाद में MBBS में सिलेक्शन हुआ। MBBS का भी मेरा सफ़र थोड़ा सा मुश्किल ही मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा शायद जो टफ़ टाइम था मेरी ज़िंदगी का वो जब मैं MBBS कर रहा था वो रहा है। और उसके बाद जब फिर PG किया तब तक के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया, थोड़ी सी और भी चीज़ें बेहतर हो गई। उसके बाद दिल्ली एस्कॉर्ट्स में पहुँचे, वहाँ पे 2 साल तक के दिल्ली में अपनी सर्विसेज दी। उसके बाद यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे लोगों का मैं कहना चाहूँगा बड़ा अच्छा सहयोग रहा। एक अच्छे डॉक्टर ग्रुप में भी यहाँ पे अपने आप को स्थापित किया। और चूँकि जब सभी जगह पे लोग पहचानते थे, पूरे ज़िले में लोग एक संजीवनी हॉस्पिटल मेरे नाम से जानते थे, तो पार्टी का भी ध्यान गया। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से लगभग 2012 से जुड़ा हुआ था। तो बाद में टिकट मिला और किस्मत से और जनता के सहयोग से चुनाव भी जीते। ऊपर वालों सभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व का भी आशीर्वाद रहा। उसके बाद शुरू में थोड़ा सा समन्वय बनाने में मुश्किल हुआ, क्योंकि आजकल राजनीति भी फुल टाइम जॉब है। आपको जनता की सेवा में हमेशा उपलब्ध रहना। और हॉस्पिटल भी मेरा ऐसा था तब कि बहुत सारे लोगों के आश्चर्य हो गया, मैं 6-6 महीने में अपने हॉस्पिटल से 5 मिनट की दूरी पे नहीं जाता था। अच्छा। मतलब मैं पार्लर तक के जाने के पहले 10 बार सोचता था। मैं हमेशा आसपास रहता था, ऐसा लगता था कि कभी कोई मरीज़ गंभीर नहीं हो जाए। कोठी बाजार में बहुत दिनों में कई बार कभी शायद हो सकता है शाम को जाने को मिले तो मौका मिले तो जाता था। गंज भी ऐसा। तो यहाँ पे पूरे 24 घंटे लगातार सेवा देते रहा। और जब सडनली राजनीति में एंटर किया तो दोनों के बीच बड़ा समन्वय बना मुश्किल हुआ। लेकिन जनता का भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा कि उन्हें भी लगता था कि कोई इमरजेंसी पेशेंट देख रहा हूँ तो मेरे जो क्षेत्र के कार्यकर्ता थे, जो जनता थी, वो भी कई बार 15-20 मिनट अगर इंतज़ार करना होता था कर लेते। धीरे धीरे पेशेंट को भी आदत हो गई कि हाँ सर कहीं पर जाएँगे, अचानक कहीं हो सकता है कि उनको भी जाना पड़ जाए, तो वो भी इंतज़ार करते थे। तो जनता और मेरे पेशेंट, मेरे कार्यकर्ता सभी का सहयोग रहा कि उन्होंने मुझे समन्वय बनाने में मदद करी। सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। और चूंकि मैं भी जानता हूं कि आपने, जैसा आपने कहा कि 5 मिनट के लिए भी जाने के लिए सोचते हैं, तो अभी भी आपका जो घर है वो बिल्कुल हॉस्पिटल के बाजू से लगा ही हुआ है। इसलिए मैंने घर भी बनाया, क्योंकि मम्मी इधर पीछे रहती तो मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर है। लेकिन वहाँ से आने में भी ऐसा लगता था कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हॉस्पिटल से जुड़ के हम लोगों ने घर बनाया, और ताकि पेशेंट को भी बेहतर सर्विसेज हम लोग दे सकें। सर आपने बताया कि आपका जो नेता बनने से पहले का जो सफ़र था, जैसा भी आपने बताया, काफ़ी मुश्किलों भरा था। सर लोग हमेशा एक उगता हुआ सूरज देखते हैं, एक मतलब पॉजिटिव पर्सपेक्ट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं। सर मैं मतलब यदि आप चाहें तो मैं जानना चाहता हूं कि जो आपका जो मुश्किल भरा सफ़र था, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत ये बने, जो बच्चे विषम परिस्थिति में आज हैं वो आपसे इंस्पिरेशन लेके वो भी आज अच्छे डॉक्टर बन सके, तो उसके लिए कुछ मार्गदर्शन दीजिए। जो पुराना सफ़र था उसमें इसलिए मुश्किल थी क्योंकि मम्मी की जो सैलरी थी वो 1800 के आसपास शायद तब सैलरी मिला करती थी। तो 9वीं 10वीं और 11वीं तीनों साल हम लोग मजदूरी करने भी पहुंच जाते थे। अच्छा। जब ये 2 महीने की स्कूलों की छुट्टी हुआ करती थी, यहाँ पे एक पास में एक वल्लभ फैक्ट्री थी, सोयाबीन का, वहाँ पे सोयाबीन फैक्ट्री थी। तो वहाँ पे जो मजदूरी करना होता था वो क्या बोलते हैं उसे बेलचा, उसे हम लोग सोयाबीन भी उठा के फेंक देते थे, बोरा भी हम लोग खींचते थे, पूरी रात काम करते थे। भयंकर पॉल्यूशन था, तब तो कोई पॉल्यूशन का कोई ऐसे सख्त नियम नहीं थे, मुँह पे कपड़ा बांध के वैसे मजदूरी करते थे। उसके बाद जब MBBS में पहुँचा तब तक की भी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी मुश्किल थी। जब कोचिंग करने गया था
तभी मामा का जो कुछ सहयोग था तो उसके कारण कोचिंग करा। और जब MBBS में तभी मैं शुरू के 3 महीने में एक ही टाइम खाना खाता था, क्योंकि इतनी ख़राब स्थिति थी हम लोगों की कि 1800 रुपये में 900 रुपये मेरे को देना है, 900 रुपये में पूरा घर चलाना है। तो वो एक थोड़ा सा मुश्किल समय था, लेकिन जब सामने मुश्किल समय होता है तो आप और ज़्यादा मजबूत बन के निकलते हो। इसलिए अभी बहुत सारी चीज़ों की परवाह करता नहीं, ऐसा लगता है कि हाँ अब सक्षम है, कम से कम उस जगह पे नहीं पहुँचेंगे तो जिस जगह से निकले उससे ऊपर है, तो इसलिए अभी जो भी काम करता हूँ कॉन्फिडेंटली करता हूँ। सर बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे तो अभी सुन के इतना आश्चर्य हो रहा है कि मतलब जिनके सामने मैं बैठा हूँ, विधायक महोदय के साथ जिनके मतलब बैठा हूँ, तो वो एक समय में एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। शायद ये हमारे बैतूल की जनता को शायद ही पता होगा। हाँ, कभी किसी से ऐसे बात भी नहीं करी और किसी को लाइफस्टाइल देख के लगता भी नहीं है। नहीं सर, आपसे काफ़ी लोग प्रेरित होते हैं सर। सर इसमें मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ कि जब आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे, चूँकि आप एक बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, तो सर आपने उस समय अपने आप को ऐसी विषम परिस्थितियों में कैसे मोटिवेटेड रखा और कैसे तैयारी आपने करी? एक कॉन्फिडेंस तो हमेशा था कि कुछ करना है और बेहतर करना है। ये सारी परिस्थितियों में भी कभी ये नहीं होता था जैसे व्यक्ति परेशान होता है। तो हम लोग कहीं पे जाते थे तो हर काम को एंजॉय करते, चाहे वो फैक्ट्री जाते थे तो भी हम लोग मजदूरी करते थे, उसको भी एंजॉय करते थे। शायद 12 रुपये के आसपास कुछ मिलता था और हम ओवर टाइम करते थे। अच्छा। हम 4 घंटे ओवर टाइम कर लेते थे, 8 घंटे की ड्यूटी देते, 12 घंटे कर लेते थे। 17-18 रुपये जो रोज़ का मिलता था उससे हम खुश रहते थे। जब MBBS भी कर रहा था तो चीज़ों का भाव होगा, लेकिन चेहरे पे कभी तनाव नहीं रहता था। तो इसीलिए कभी जब कोई दुष्कर परिस्थितियाँ भी होती है तो अभी भी कभी ऐसा कोई शायद ही देखा है मुझे कि कभी मैं परेशान दिख रहा हूँ या मेरे चेहरे पे कोई तनाव दिख रहा है। हर काम को जहाँ पे जो मौका मिला है वो काम को पूरी तन्मयता के साथ और पूरी विश्वास के साथ करना है। बस यही है आगे बढ़ने के लिए भी आपके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है। और जब MBBS में सिलेक्शन हुआ तो ज़रूर MBBS का मेरा शुरू का समय मुझे लगता है कि थोड़ा ये था कि वहाँ थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील ज़रूर करता था इनिशियली, कि लोगों का जो बोलने का अंदाज़ रहता था, जो लोगों का लाइफस्टाइल होता था, उसमें मैच करना थोड़ा मुश्किल हुआ था। लेकिन धीरे धीरे उसको भी कोप अप कर लिया। MD में ज़रूर मुझे अच्छा, मैं कॉन्फिडेंट फील करता था। वहाँ पे जो मेरे बैच के दूसरे मेरे जो कलीग्स थे उनका बहुत मोटिवेशन रहा। मैं एक ज़रूर बोलता हूँ कि जो ग्वालियर में मेरे चाहे HOD रहे हो, मेरे टीचर रहे हो और मेरे साथीगण रहे होंगे, उनका बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला। जो कॉन्फिडेंस है किसी चीज़ काम को करने का, वो वहाँ से हुआ। दिल्ली एस्कॉर्ट्स भी गया था तो क्या होता है जब मध्य प्रदेश आप कभी जाते हो, आज की तो वो स्थिति नहीं है, लेकिन पहले जो यहाँ के लड़के जिस अंदाज में बात करते थे, चूँकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से आते थे, दिल्ली का लाइफस्टाइल अलग था, वो ज़्यादा बेहतर उनका एक्सेंट होता था, ज़्यादा बेहतर लाइफस्टाइल होती। तो शुरू में वहाँ पे भी ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत लगी, ऐसा लगता था कि छोड़ के चला जाओ यहाँ से। लेकिन फिर ये लगा कि परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर वहाँ पर आप कुछ उनके साथ लगातार बात करना, तो अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारा और फिर लगने लगा कि हाँ अब यहाँ के लायक हूँ। धीरे धीरे वहाँ पे विश्वास बढ़ा, साथियों का विश्वास बढ़ा, कंसल्टेंट का विश्वास बढ़ा। तो फिर ऐसा लगने लगा कि हाँ ठीक है, अब हम उस जगह पे हैं जहाँ पर सब लोग एक जैसे हैं। सर अभी आप सारणी आमला क्षेत्र से विधायक हैं। अपने क्षेत्र में आप शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सर आपके द्वारा अभी क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, शिक्षा किसी भी देश, समाज और प्रदेश की बुनियादी आवश्यकता है। अगर अच्छे शिक्षित लोग होंगे तभी कोई देश और प्रदेश, समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। तो जहाँ पर भी मौका मिलता है, मैं स्कूलों में भी जाता हूँ या कभी कोई कोचिंग क्लासेस में जाता हूँ, तो वहाँ पे कोशिश ये ज़रूर करता हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आगे बढ़ने की जो सपने देखते हैं, उनको ठीक से मोटिवेशन मिले। और सरकार भी अभी जो BJP गवर्नमेंट है, पूर्व में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सभी को शिक्षा के लिए बेहतर अभी एनवायरनमेंट प्रदान करने की कोशिश कर रही है। खास तौर से अभी जो ये CM राय स्कूल बन रहे हैं, PM श्री स्कूल बन रहे हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की तरफ हम लोग लगातार बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। नए व्यावसायिक शिक्षा केंद्र खुल रहे हैं, कई अभी MBBS के लिए अभी 24 मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। IIT अभी देश में बढ़े हैं, प्रदेश में बढ़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़े हैं। तो सरकार भी ये कोशिश करे कि शिक्षा को
ज़्यादा महत्व दे के बच्चों को बेहतर तरह से शिक्षित करें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आर्थिक रूप से थोड़े से अभावग्रस्त बच्चे हैं उनके लिए भी कि एमबीबीएस में अगर उनकी आय कम है तो सरकार कोशिश करती है कि उनकी जो कॉलेज की फ़ीस है वो भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो बच्चों को सरकार भी मोटिवेशन कर रही है और हम लोग भी लगातार मोटिवेट करते हैं। और दूसरा, रोज़गार के लिए जो आप पूछ रहे हैं, रोज़गार की ज़रूर समस्या दिखती है और उसमें भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी सारडी क्षेत्र में जो 660 है मेगावाट यूनिट का एक पावर प्लांट का माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जिसका भूमि पूजन किया गया, सितंबर में टेंडर खुल जाएगा। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 6600 करोड़ का। मुझे लगता है पूरे बैतूल जिले के लिए एक बड़ी चीज़ हो रही है। साथ ही हम लोगों ने वहाँ पे औद्योगिक केंद्र का निर्माण करवा रहे हैं। 2 या 3 महीने में उसका भी हम लोग लोकार्पण कर लेंगे। तो हम हमारे जो युवा साथी हैं उनको इसके लिए मोटिवेट करेंगे कि वहाँ पे स्वयं रोजगार भी उत्पन्न करें और दूसरे लोगों को रोजगार देने की कोशिश करें। इसके अलावा कल का शायद हो सकता है सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैं गया था कल एनर्जी मिनिस्टर से भी मिलने गया था और जो एनर्जी पीएस है हमारे मनु श्रीवास्तव सर, उनसे भी मुलाकात की। हम लोग कोशिश करें कि यहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री भी आ जाए जिसका लगभग 500 करोड़ की फैक्ट्री है, 1000 करोड़ के आसपास का उसका टर्नओवर रहेगा। अच्छा। और जो ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सब चीज़ें कैलकुलेट करें तो हो सकता है कि वो एक बड़ा रोजगार और एक बड़ा ब्रांड बैतूल में भी आ जाए, कि बिरला कंपनी उसके लिए कोशिश कर रही है। तो ऐसा कोई अगर मुझे लगता है कि बैतूल में भी कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है, कोई बड़ा नाम आता है, तो बैतूल में इंडस्ट्री के क्षेत्र में मैप पे आ जाएगा। तो उसके बाद दूसरी कंपनियां भी आकर्षित होती है। तो हम लोग एक बेहतर इन्वायरमेंट यहाँ पे देने की कोशिश करें। इसके लिए मैं स्वयं जाके वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई बड़ी चीज़ें आए जो यहाँ पर हमारे युवा साथियों को रोज़गार देने का काम करें। मेरा यही है कि क्षेत्र का विकास शिक्षा और रोज़गार के माध्यम से हो, ये तो मेरी प्राथमिकता में है। सर, चूँकि हमारा जो पूरा का पूरा शो है वो शिक्षा और रोजगार के ऊपर बेस्ड है और हमारे जो मैक्सिमम जो व्यूवर्स हैं वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और 10-12 के बच्चे हैं मैक्सिमम। सर, जो कई बच्चे, क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र को सबसे टफेस्ट क्षेत्र माना जाता है, मतलब आईआईटी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, कुछ बच्चे सर ध्येय बना लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो हम उनकी मदद करना चाहते हैं कि कैसे, मतलब क्या एक लेवल होना चाहिए बच्चे का कि वो अपने आप को समझे कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। देखिए, ये असेसमेंट तो हमेशा मुश्किल होता है। कुछ बच्चे पहले पढ़ाई में अच्छे नहीं रहते हैं, बाद में वो बेहतर तरह से परफॉर्म करते हैं। तो सब वैसे एक बार मुझे लगता है एग्ज़ाम देके अपने आप को एसेस कर लेना चाहिए। और फिर दूसरा, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि मेहनत तो इसमें लगती है। मेडिकल में आपको ये सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है। तो एमबीबीएस का तो खैर जो पीएमटी वो तो इजी है। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर लेवल पे जाते हो, पीजी का एग्ज़ाम और ज़्यादा टफ हो जाता है, डीएम का एग्ज़ाम और ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी और स्ट्रेस फ्री, क्योंकि जो मेडिकल में जाने चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनको भी नॉलेज होता है कि क्या होता है जब हम लोग कई बार स्ट्रेस में पढ़ाई करते हैं तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं और उनको फिर वो बुरी आदतों के तौर पे याद रखता है और दिमाग बुरी आदतों को तेज़ी से मिटाता है। तो दिमाग बिल्कुल निश्चिंत होकर, रिलैक्स होकर पढ़ाई करें, मैक्सिमम एफर्ट्स करें, जो आपका ब्रेन आपको अलाउ करता है, जो आपकी फिजिकल कंडीशन आपको अलाउ करती है, उतना करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सर, चूंकि आप लगभग 2 बार से क्षेत्र के विधायक रहे हैं, सर आपका पिछला जो सत्र था सर वो कैसा था? सर, पिछला कार्यकाल चूँकि जनता ने आशीर्वाद दिया है तो मैं ये मान के चलता हूँ, और हमारे जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उसका अगर आशीर्वाद मिला तो मैं मान के चलता हूँ कि वो कार्यकाल सफल रहा है। और दूसरी चीज़ ये ज़रूर रहा कि जो जो मैंने वादे किए थे जनता से वो मैं लगभग 100% पूरे किए। सारणी में हम लोगों ने बात करके रखी थी कि हम लोग यहाँ पे कोयला खदान, सीमेंट फैक्ट्री और जो सबसे बड़ी चीज़ थी वहाँ पावर प्लांट, सारणी को और खूबसूरत बनाना, रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना। तो ये सब चीज़ें हम लोग या तो भूमि पूजन कर चुके हैं या आगे जल्दी ये इस पे भी कार्य प्रारंभ होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सारणी में कुछ बड़ी चीज़ें थी जो हम लोगों ने वहाँ पे किया। और क्षेत्र में जो सबसे बड़ी मुझे समस्या लगती थी कनेक्टिविटी की, तो पिछली बार भी लगभग हम लोगों ने 26 रोड स्वीकृत कराई और लगभग 9 बैराज हम लोगों ने स्वीकृत कराए। आमला को अनुभाग घोषित किया। आमला में हम लोगों ने जो अंदर में कई रोडों की खराब स्थिति थी उनको दुरुस्त करवाया, मोक्षधाम हो गया। मार्केट व्यवस्थित करने का जो बात थी वो हम लोगों ने किया।
तहसील ऑफिस वहाँ पे अच्छा हुआ, बस स्टैंड को हम लोगों ने ठीक किया, और साथ ही आमला में हम चाह रहे हैं कि आगे और अच्छी कनेक्टिविटी उस आमला को भी मिल जाए, ताकि वहाँ पर भी उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग और स्कोप ढूंढ सके, तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और पिछली बार कुछ जनता ने जो मुझसे बात की थी, हमारे पंडित जी भी यहाँ बैठे ही है, इनके क्षेत्र में इन लोगों ने रोड का बोला था, वो रोड हम लोगों ने इस बार में स्वीकृत कर दिया है। मैं उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो भी तेज़ गति से क्षेत्र के विकास के बारे में लगातार प्रयास कर रहे हैं, और विधायकों के साथ चलते हुए क्षेत्र की समस्याओं को तुरंत निराकरण करने का काम कर रहे हैं। तो इस बार भी हम लोगों ने लगभग अभी 4 रोड स्वीकृत करवाई है, और आगे अभी जो मैंने आपको बताया था कि सीमेंट फैक्ट्री और ये सारी चीज़ें करनी है। आमला में जरूर मुझे लगता है कि एक और औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पे स्वीकृत करवा के वहाँ के लोगों के लिए रोजगार के लिए भी संसाधन उपलब्ध कराना, या मेरी आगे की प्राथमिकता। और जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो मैं समझता हूँ कि जनता आशीर्वाद तभी देगी जब आपका पिछला कार्यकाल जनता की आशाओं के अनुरूप है। बिल्कुल सर, आपका पिछला कार्यकाल तो बहुत ही अच्छा रहा सर। अब चूंकि सर भी आप दूसरी बार चुन के आए हैं, तो अब आपकी क्या प्लानिंग्स है भविष्य की योजनाओं को लेकर के? आगे मैं ये चाहता हूँ कि लगभग 10-12 रोडों की और आवश्यकता जो जनता की तरफ से डिमांड है, तो ये बनते से ही 4 रोड तो अभी हम लोगों ने करवा ली, 7-8 रोड और होगी, तो इसको भी हम लोग जल्दी से इसका निर्माण करवा के जो आमला में बेहतर कनेक्टिविटी की एक जो समस्या आ रही थी उसको दूर करना है। एक बार कनेक्टिविटी हो जाए, किसानों के लिए भी आसान हो जाती है, उनके जो कृषि उपज है उनका परिवहन, कनेक्टिविटी बढ़ती है तो रोजगार के संसाधन वैसे ही उपलब्ध होते हैं। कई बार जब आप कोई वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इस माध्यम से रोजगार भी उपलब्ध होते हैं, आमला क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग और आगे काम करना चाहते हैं। बोरदई क्षेत्र है, उसको भी हम लोग एक बड़ा बिजनेस हब बनाना चाहते हैं। अभी वहाँ से छिंदवाड़ा के लिए कनेक्टिविटी दी है, वहाँ पे बैंक हो जाए तो वो उसका वहाँ पे भी रोजगार के संसाधन बेहतर तरह से उपलब्ध हो पाएंगे। और यहाँ पर कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करके इसको, और जो पिछली बार के जो हमारे काम थे, जो हम लोगों ने बड़े बड़े लगभग 8-10 हज़ार करोड़ के जो काम हम लोगों ने सारणी क्षेत्र में लिए थे, उनका निर्माण कार्य जल्द जल्द पूर्ण हो, ताकि लोगों को जल्द से रोजगार की उपलब्धता हो, और जो वहाँ से पलायन हो रहा था वो उसको हम लोग रोकें। ये मेरी अभी प्राथमिकता में है। सर एज अ MLA आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी क्या सबसे अच्छी उपलब्धियां रही अभी तक के कार्यकाल की? जो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि में है वो तो मुझे लगता है कि पावर प्लांट रहा है, कोयला खदान, और साथ ही ये जो सीमेंट फैक्ट्री, ये मेरे भविष्य की योजना में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई एक बड़ा ब्रांड जैसे बिरला, टाटा, अंबानी, ऐसे कोई बड़ी अगर कंपनी आती है तो निश्चित रूप से जब ये इंडिया के मैप पे दिखने लगेगा कि यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पर भी इंडस्ट्री बेहतर स्कोप है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो मुझे लगता है कि वो शायद सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। एक हो चुकी है और शायद अभी कुछ और बेहतर आने वाला है। उसी उम्मीद के साथ और उसी विश्वास के साथ मैं काम कर रहा हूँ। जनता का आशीर्वाद है, ऊपर हमारे नेतृत्व का आशीर्वाद है, और निश्चित रूप से सफलता हमको इसमें भी मिलेगी, और मेरे आमला साड़ी विधानसभा क्षेत्र को एक बेहतर जगह बनाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। नहीं सर, हमारे भी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर, और आपने इतना समय दिया उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अंत में सर बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आज हमारे आप शो पर आए, हमारे शो के माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को और देशवासियों को आप एक क्या संदेश देना चाहते हैं? जो मेरे युवा साथी हैं उनको, चूँकि अभी एग्ज़ाम समय भी है, तो ये बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल निश्चिंत होकर, स्ट्रेस फ्री होकर लगातार पढ़ाई करें। कहीं कोई आर्थिक समस्याओं के कारण अगर कोई हमारे गरीब युवा साथी जो है किसी बड़े एग्ज़ाम में अगर सफलता मिलती लेकिन आगे की पढ़ाई मुश्किल लगती है, तो सरकार आपके साथ में, युवाओं को कौशल की ट्रेनिंग देने के लिए भी सरकार आपके साथ में। बेहतर तरह से हम लोग सरकारी नौकरियों के पीछे अकेले न भागे। इसके अलावा भी दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर स्वयं का काम करके भी हम लोग स्वयं रोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं। बेहतर हम लोग उसमें, हमारे आर्थिक स्थिति भी, जो आय होती है वो भी ज़्यादा होती है, और दूसरे लोगों को रोज़गार देने का काम भी कर सकते हैं। जब मैं पहली बार आया था तो मेरे पास ना कोई संसाधन थे ना कुछ थे, केवल एक शिक्षा थी। मुझे कभी किसी ने बोला था कि सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लो, तो मैंने कहा था सरकारी नौकरी तो मैं नहीं करूँगा। तब यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, तो तब तत्कालीन कलेक्टर अरुण भट्ट थे, तत्कालीन विधायक हमारे शिव प्रसाद राठौर जी थे,
और एक और हमारे डिप्टी कलेक्टर थे आशीष शर्मा जी। तो इन लोगों ने मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बोला कहते कि यहाँ पे ज्वाइन कर लो कि आपका अच्छा रहेगा, बैतूल को भी एक डॉक्टर मिल जाएगा और आप भी, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन तब से मेरा कभी भी ये मूड नहीं रहता कि सरकारी नौकरी करूँगा, तो मैंने उनको मना कर दिया था। कुछ ऑनरी सर्विसेज वहाँ पे दी थी चूँकि कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन अपना स्वयं का हॉस्पिटल ही मैं चलाता था। और मुझे लगता है कि हाँ, चूँकि स्वयं का काम किया था मैंने, इसलिए आज इस जगह पे हूँ, इसलिए बैतूल को बेहतर सर्विसेज दे पाए हम लोग। अगर शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर काम किसी को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हर किसी की अपनी लाइकिंग्स होती है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि सरकारी नौकरी सीमित संख्या में होती है, उसके बाहर भी अगर हम लोग कुछ करना चाहें, अगर आपके पास विश्वास हो तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे पहला वेंटिलेटर लाने का काम किया मैंने, यहाँ पे पहली बार डायलिसिस मशीन लाने का काम किया, यहाँ पे एंडोस्कोपी मशीन लाने का काम किया। तो जो हाई एंड ट्रीटमेंट था वो मैं अपने हॉस्पिटल के माध्यम से दे पाया। शायद अगर सरकारी में होता तो इतना कुछ नहीं दे पाता। तो आप अगर पूरे विश्वास के साथ काम करते हो, पूरे ईमानदारी के साथ काम करते हो, तो जनता भी आपके साथ जुड़ती है। आपका व्यवहार अब अपना अच्छा रखें तो निश्चित रूप से किसी भी काम में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि बिज़नेस तो ऐसा होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपसे जोड़ के बेहतर सर्विसेज अगर प्रदान करते हो तो कहीं असफल होने का कोई कारण नहीं है। तो जो युवा साथी अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो बढ़िया अच्छी शिक्षा ले और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और जो लोग अभी रोज़गार की बातें कर रहे हैं तो स्वयं के रोज़गार के बारे में भी विचार किया जा सकता है। सरकार उसमें भी आपको मदद देती है। आर्थिक समस्या बहुत सारे लोगों के साथ होती है, बैंक आपको लोन देते हैं, लेकिन आप अपना कैलकुलेशन ज़रूर रखें कि आप कौन सा बिजनेस चालू कर रहे हैं। कैलकुलेटेड वे में ही चालू करें, कितना उसमें अर्न कर सकते हैं, कितना आप उसका पे कर सकते हैं, कितना फ़ायदा होगा। और फ़ायदा होगा तो स्वयं का नहीं होता है, उसको आपके बिजनेस को बढ़ाने में ही लगाना होता है। तो आप एक कैलकुलेटेड वे में अगर आगे चलते हैं और पूरी मेहनत करते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई असफल होगा। और हम सभी लोग अगर मिलकर अच्छा काम करेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा, दूसरे लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। आज मेरे हॉस्पिटल में भी लगभग 30-35 लोगों को हम लोग रोज़गार देते हैं। पास ही में मेरा क्रशर चलता है, उसमें हम कई लोगों को रोज़गार देते हैं, उसमें भी हम लोग उसे जितना मैक्सिमम हो सकता है कोशिश करते हैं। तो स्वयं का रोज़गार मैं समझता हूँ कि वो भी एक माध्यम हो सकता है सरकारी नौकरियों के अलावा, जिसमें आप कुछ बेहतर कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है सर। मतलब सरकारी नौकरी पे ही हम डिपेंडेंट ना रहे, हम अपना प्राइवेट कुछ करें, खुद का स्वयं का यदि रोजगार उत्पन्न करते तो खुद के लिए भी कमाएंगे और कुछ रोजगार भी उत्पन्न करेंगे। तो सर ये बहुत अच्छी आज आपसे हमको बातें सीखने के लिए मिली और आपने इतना समय निकाला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ सर जब भी हमको आपकी आवश्यकता पड़ेगी आपका मार्गदर्शन हमें ऐसे ही मिलता है। जी भक्तो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सकारात्मक इंटरव्यू आपका रहा और युवाओं के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपने पूछा। मेरे माध्यम से जो उनको जानकारी दे सकता था वो मैंने देने का प्रयास किया। और कभी भी किसी को कोई समस्या है तो मुझसे आकर मिल सकता है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने ऐसे सकारात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमने आपकी मुलाकात कराई सारणी आमला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे जी से, और मुझे 100% यकीन है कि उनकी जो स्टोरी है वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल मॉडल साबित होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण और इंस्पिरेशनल एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त पारस गुप्ते, बहुत ही जल्दी मिलूंगा आपसे नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।